दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये हिंदू कौम कैसी है पता है? ये तो आपके मुर्दों को पूछती है। आप पूछते हो? वो मुसलमान बन जाए जो प्यार मोहब्बत के साथ, ईमानदारी अमानतदारी के साथ, लोगों के साथ जोड़, लोगों का दर्द, ये जिस दिन आ गया तो ये आपको देंगे। मैं आपको बताया मैंने, जैसे कलकत्ता में, बंगाल में जो हुआ कि चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, किसी भी मसलक के हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करने लगे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे गुजरात में आप एक चेहरा है, जफर सरीस वालों को लोग जानते हैं कि हाँ ये मुस्लिम चेहरा है, तो क्या आपको भी नहीं लगता कि इसकी जरूरत है? हमें जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकली हम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं, देखिए पॉलिटिकल तो छोड़, इत्तेहाद हम में हो जो डायलॉग करे। मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर यहाँ की जनता इतना मानती है तो किसी हिंदू इलाके में मुसलमान को खड़ा करके मोदी जी कहे ना उसको वोट दे के, ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मुसलमानों को एक मुतबादिल की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, हमारे खुद की कुछ हमारी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर विधानसभाओं में हमारा आवाज हो कम से कम। भाई देखो, वही मुतबादिल तो अभी तो जो है ना वही है। हमको है ना किसी का फरीक नहीं बनना। ये है कि कोई यूं समझता हो कि ये तो मेरी जेब में है, ये और ये अनटचेबल। ये बेदारी लाने की जरूरत है। एक तरफ हमारा प्रॉब्लम क्या है कि दुश्मनी ऐसी कि सीधी तलवार निकालते हैं, और किसी से मोहब्बत ऐसी कि रुकू सजदे में जाते हैं। तो हम रुकू सजदे से भी बचें और ये तलवार निकालने से भी भाई हर एक के साथ ताल्लुक़ रखें। कोई अनटचेबल नहीं है और किसी ने हमको ख़रीद नहीं लिया है। हमको ये अपनाना पड़ेगा और जो है उसी के अंदर होगा। ये मुस्लिम पार्टी वाली जो बात है ना वो फेल हो जाएगी, वो नहीं चलेगी, नहीं चली। आप देखो ना यूपी में क्या हुआ, चल ही नहीं सकती। हाँ, ये सियासी जो, वो मेरी बात अधूरी रह गई थी, जो मुसलमान आते हैं मेरे पास, मैं बोलता हूँ तुमको ऐसे बनो कि हिंदुओं में भी तुम्हारी इतनी मकबूलियत हो तो फिर तुम लीडर हो। ये मुस्लिम लीडरशिप है ना, ये मिथ है, ये होगा ही नहीं। मौलाना आज़ाद को कभी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान लीडर है। रफ़ी अहमद किदवाई को किसी ने नहीं कहा कि हाँ। तो हमको वो मोड का लीडर चाहिए कि जो नारायणपुरा में भी जावे, नारायणपुरा में भी जाके जीत सकता है और खाड़िया में भी जाके जीत सकता है। आपको लगता है ऐसा होगा? हो सकता है ना, बिल्कुल। देखिए भाई, लोगों में यहाँ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट होता है। वो होगा, आप निकालो ना। वो टेम्पररी है। देखिए नफरत है ना, याद रखो, नफरत जो है ना वो एक ऐसा इमोशन है जो टेम्पररी है, मोहब्बत परमानेंट है। क्योंकि नफरत है ना वो रोज़ आपको नई ईजाद करनी पड़ेगी, रोज़। उसके मुकाबले में मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि मोहब्बत से तो दुनिया में, तो नफ़रत टेम्पररी है, मोहब्बत परमानेंट है। आप मोहब्बत पैदा करो, मकबूलियत पैदा करो, लोगों के अंदर जाओ। हिंदू गरीब बेचारा है, उसके लिए भी खड़े हो जाओ। बिल्कुल, बस फिर देखो, तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, हर एक के लिए आपको इंसानियत, आप इंसानियत के नाते खड़े हो जाओगे ना, तो मैं आपको बोलूँ ये हिंदू कौम कैसी है पता है? ये तो आपके मुर्दों को पूछती है। आप पूछते हो? जाके सजदे करती है ना। आप जाओ किसी भी दिन, मैं तो बॉम्बे में वहाँ कई दिन गया देखने के लिए, हाजी अली पे, और मेरा गिनती थी कि 70-30 का रेशियो होता है। बिल्कुल। आप यहाँ चले जाओ अजमेर शरीफ में, तो जो कौम आपके हिंदुओं की पूजा करती है तो क्या वो जिंदों से नफरत करेगी? वो असल में बेचारी देखना चाहती है कि ख्वाजा अजमेरी की सिफत वाला कहाँ है मुसलमान। वो जिस दिन आ गया मुसलमान है कहाँ है, तो वो मुसलमान बन जाए जो प्यार मोहब्बत के साथ, ईमानदारी अमानतदारी के साथ, लोगों के साथ जोड़, लोगों का दर्द, ये जिस दिन आ गया तो ये आपको देंगे। मैं आपको बताया मैंने, जैसे कलकत्ता में, बंगाल में जो हुआ कि चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, किसी भी मसलक के हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करने लगे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे गुजरात में आप एक चेहरा है, जफर सरीस वालों को लोग जानते हैं कि हाँ ये मुस्लिम चेहरा है, तो क्या आपको भी नहीं लगता कि इसकी जरूरत है? हमें जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकली हम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं। देखिए पॉलिटिकल तो छोड़, इत्तेहाद हम में हो जो डायलॉग करे। आपको मैं एक बात बोलूं, इसमें अगर सियासी लोग आ गए तो वो आपका खाना ख़राब कर देंगे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हुआ। पहले तो हमको बिल्कुल तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, 100% बिल्कुल। यानी इसमें तो ज़ीरो टॉलरेंस। घर घर में जाकर, जैसे कलमा नमाज जिंदा किया ना तबलीग वालों ने, ऐसे घर घर जाकर आपको तालीम, भाई चलो उसको ये करना पड़े। एक दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल, कि भाई यानी लोगों को थोड़ी उनको बताओ कि क्या अवेलेबल एवेन्यूज़ है। ये दो सियासत में अभी कोई बहुत पढ़ने जैसा नहीं है।
इसलिए कि लोग इस्तेमाल करेंगे आपको। ठीक है, आप जिसको देते हो, और चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे जो मिलेगा। पार्टी, भाई देखो जिसको मेरे पास आया, मैं बोला यार जिसको वोट देना है दो, ये अभी हमारे लिए इशू ही नहीं है, तुमको जिसको देना है दो, ये कोई इट हार्डली मैटर्स नाउ। हम ये चीज़ पर काबू पा लिया हमने, तालीम पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, और जो हमारे उससे रिलेटेड जो चीज़ें उसमें जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, स्टॉक मार्केट का जो हाँ, सारा जो आएगा, जिस दिन हमने इस पर काबू पा लिया, और इसके साथ एक चीज़ ईमानदारी और अमानतदारी, बिल्कुल, ये चीज़ जब आप में आ गई ना, तो जो आपको टिकट नहीं दे रहे हैं ना अभी, वो खुद आएंगे देने वो के तुम्हारे घर पे लाइन लगाएंगे। इसलिए कि हर आदमी को हर आदमी को एक स्किल वाला, एजुकेटेड और ईमानदार और अमानतदार ज्यादातर नेताओं के बारे में कहा जाता है तो कोई तो देखो एजुकेटेड ऐसा होते है नहीं है, और बीजेपी लेकिन को तो उनको वैसे भी जो लगता है कि कभी एक मुसलमानों को मिनट, टिकट नहीं देती है एक बीजेपी। मिनट, वो नेता भी चाहते हैं कि उनके वहाँ जो आए वो नेक आवे, स्किल वाला आवे, वो भी ये चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन हम लोगों के अंदर ये आ जाएगा ना, तो अपने आप एक रिवॉल्यूशन आएगा, और आप एजुकेशन के अलावा किसी और रास्ते से रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम कौम इसमें हम पड़ गए, ये सियासी उसमें, तो हम ये बहुत बड़ी चीज़ को खो देंगे जो हम कर सकते हैं। देखिए सियासत में जो चीज़ है ना, वो आपके कब्जे में नहीं है। बीजेपी से कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसको मुसलमान वोट देंगे? सीधा मैं आपको पूछना चाहता हूँ। यही बात है जफर भाई कि जब बीजेपी अगर इतना अपनी मोहब्बत दिखाती है, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं हम, मुसलमान को टिकट देने वाले नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर यहाँ की जनता इतना मानती है, तो किसी हिंदू इलाके में मुसलमान को खड़ा करके मोदी जी कहे ना उसको वोट दे के, ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते हैं। पर एक बात, मेरे को एक बात बताओ ना, कि पहले हमको है ना ऐसा मुसलमान चाहिए। मैं हमेशा जो मुसलमान जफर सरेस वाला ऐसे मुसलमान नहीं है कि उनको ऐसे टिकट देके मोदी जी का, मैं तो बियॉन्ड हूँ भाई, ये पॉलिटिक्स और इससे अब मैं बियॉन्ड हूँ भाई। देखो बीजेपी में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो उनको 272 तो चाहिए ना, अब वो 272 है ना रबर स्टैंप है, बिल्कुल सही, बराबर है, रबर स्टैंप है, इसलिए उनकी छोड़ दो, वो तो कोई जो जीतेगा उसको लाएंगे ना। मैंने एक बीजेपी के लीडर हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जफर भाई मुझे आप एक बात बताओ, बीजेपी का एक मुसलमान है, वो कहते हैं यार हमारी तो मुसीबत क्या है पता है, बोले मुसलमान भी वोट नहीं देता और हिंदू भी नहीं देता। बोले करें तो क्या? एक बीजेपी के हमारे दोस्त हैं बॉम्बे में, वो कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट है ना, जहाँ 80% मुसलमान है ना वहाँ जीत जाता है। बोले क्योंकि 5 मुसलमान खड़े रहते हैं, एक कांग्रेस में से, समाजवादी पार्टी में से, AIMM में से, और 2-3 इंडिपेंडेंट, तो बोले कि वो बढ़ जाते हैं। तो बोले हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में तो देने का सवाल ही नहीं है। और मैं आपसे ये इसीलिए बात कर रहा हूँ कि क्या हमें ऐसे कुछ एक इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम आबादी मान लीजिए 40% अगर किसी सीट पर है, तो क्या हम डायलॉग करके उस पार्टी से नहीं कर सकते कि यहाँ हमारा उम्मीदवार होना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, वो काहे को डायलॉग कर रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो, उससे पहले करो। अरे बीजेपी से बैठो कि भाई हम भी इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ हैं, बताओ। RSS से बात करो, मोहन भागवत साहब को मिलो कि भाई आप ठीक है, देखिए हर चीज़ है ना वो नहीं रहती। जो RSS फॉर एग्जांपल, जो RSS की सोच आज से 30, 40, 50 साल पहले थी, अब तगय्युरात आते हैं। भाई तबलीग जमात है फॉर एग्जांपल, वो तबलीग जमात है अभी जो 1985 में थी। दारुल देवबंद वो है अभी, जमीयत उल उलमा, बस एक चेंज आता है। जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल, जो मौलाना मौदूदी साहब थे, क्या वही जमात इस्लामी? हाँ ठीक है। तो ऐसे पार्टियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में तगय्युरात आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो हमको बैठ के बात करनी चाहिए उनसे। जो लोग ये कहें कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, ये हिंदू राष्ट्र है इस देश का, आप उनसे, हर नागरिक हिंदू है, तो उनसे क्या डायलॉग करें? पर एक मेंटालिटी इस तरह की है। वो सबकी कहाँ है भाई? वो 2-4 जो बोलते हैं उनको, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, भागवत साहब से मिलो, भाई क्या है यार ज़रा बताओ तो सही, ये हिंदू राष्ट्र हमको बताओ। अगर राम राज्य आप बोलते हो, और जो हमने जो पढ़ा है पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की ज़िंदगी, अगर वो राम राज्य लाते हो तो हम तो अभी कहते हैं ले आओ यार। बिल्कुल। तो क्या है, हम बात तो करें भाई, हम ना लफ्ज़ों पे जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र आ जाए। भाई वो हिंदू राष्ट्र क्या होगा, ज़रा उसका खाका तो बताओ। तो मैं समझता हूँ, देखिए ये एक बात है, उनको मालूम है कि 25 करोड़ मुसलमान हैं, और 25 करोड़, हम बहुत दूर मत जाओ, आपके घर में अगर 6 भाई हैं और 3 नहीं 2 भाई अगर बहुत कमज़ोर हैं, तो क्या वो 4 आगे जा सकते हैं? वो 4 को उनको लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनको मालूम है कि ये 25 करोड़ को नीचे नहीं कर सकते, उनको भी लेवल पे, लेकिन हमको भी तो लेवल के लिए हम भी तो हाथ बढ़ावे हैं, तालीम के ज़रिए, स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए अपने अंदर, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है आपकी भी इतनी। इसलिए देखिए यार, जब वो लेने बैठते हैं तो वो आदमी स्किल देखता है उस वक्त। मैं आपको एक तो बोलूँ कि
उस ज़माने में जो 2002 के बाद इमीडिएटली जो पकड़ दकड़ जो होती थी, जो कुछ टेररिज्म के चार्जेस में मुसलमानों को पुलिस गिरफ्तार करती थी, तो साथ में सेक्शन 268 लगाती थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो वो सेक्शन 268 इतना ड्रैकोनियन है कि उसमें एक तो ट्रायल जो है वो भी जेल में होती है। बिल्कुल। तो वो बेचारा कैदी जो है या जो एक्यूज्ड है वो आ ही नहीं सकता बाहर, एटलीस्ट फैमिली से भाई कोर्ट में आते मुलाकात हो जाती, वो नहीं हो सकती। दूसरा 268 का जो जिसके ऊपर लगा हुआ है ना, उनको परोल और फरलो भी नहीं मिलती, जो 45 दिन की जो या 60 दिन की जो है वो नहीं मिलती। तीसरा, अगर आपको जो सज़ा मिली जिस भी आपके मामले में, लेकिन अगर 268 है तो आप बाहर नहीं आ सकते जब तक कि 268 ना निकले। तो ये मामला मेरे पास सबसे पहले 2009 में आया कोई, कि एक कोई मुफ्ती ताहिर, आप भी जानते होंगे, जो सूरत का जो 2002 के राइट के पहले अंदर गया था, उसको 8 साल की सज़ा हुई थी। वो सज़ा उसकी 2009 या 10 में ख़त्म हो रही थी, लेकिन मुझे वाया सऊदी किसी का फ़ोन आया कि भाई ये मसला है, वो छूट उसकी सज़ा ख़त्म हो रही है, लेकिन उस पर 268 है। तो बोले या तो ये हाई कोर्ट निकाल सकती है या चीफ मिनिस्टर के पास पावर है। तो मैंने कहा ठीक, अगर ये है तो उनके लॉयर ने मुझे कहा कि नहीं ये है, और बोले हाई कोर्ट। मैंने कहा क्यों कोर्ट में नहीं जाते? बोले यार वैसे ही बेचारे ख़त्म हो गए, उसके वालिद का इंतकाल हो गया था जब वो जेल में था, और फिर वापस जाएगा कोर्ट में, फिर यानी तो प्रोसेस है और ख़र्चे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं मोदी साहब के पास गया, 14 दिन में उसका 268 उन्होंने निकाल दिया अपना पावर यूज़ करके। जो मसला होता था हम लेके जाते थे, मेरा तो काम है पोस्ट, भाई क्या मसला है बताओ। हाँ, और एक मैंने लिमिट बांधी थी कि इंडिविजुअल नहीं, कोई मसला कौम का है या किसी के साथ इंजस्टिस होती है। मुझे मालूम है पथारे वाले आए थे, मैं उनको लेकर गया। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये आपके ढाल ये जो पूरे 3 दरवाजे और उनके भद्र के, और मोदी साहब ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ ये नहीं होगा, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। फिर ये आपके शाहपुर दरवाजे के बाहर एक म्यूनसिपल कॉलोनी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ ठीक है। वो कॉलोनी वालों का अजीब मसला था कि वो म्यूनसिपाल्टी ने दिए थे उनको, लेकिन जब दिए होंगे 81, 82 में, तो ये कंडीशन थी कि अगर तुम बेचोगे आगे तो म्यूनसिपाल्टी की परमिशन लेने की। अच्छा, और आपको पता है हमारे लोगों का तो कैसा है, वो बेच तो अभी जिसके पास था वो पता नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं। तो ऐसे 300 घर थे, उसमें 30% दलित थे और 70% मुसलमान थे। अब आप बताओ, और वो हार गए केस, हाई कोर्ट में भी हारे। हाँ, केस हार गए थे, इसलिए कि सी स्टेट वो जो एग्रीमेंट था ना उसमें क्लियर कट था, तो कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं बाहर जा नहीं सकती। तो मैं उनको लेकर गया, मोदी साहब बोले बराबर है यार, लेकिन तो ऐसा कहीं और भी था। तो सीधा बोले फ़ोन लगाओ कमिश्नर ने, वहीं से बोले भाई अनुसू करवाने जाए। तो वो जो बेचारे गरीब, जिनको हैसियत नहीं थी कि वो बेचारे म्यूनसिपाल्टी के उस पर चढ़ सकते थे, वो हैरान हो गए कि ये कहाँ से ऑर्डर आ गया। इसलिए कि चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर ने बोला ठीक है सब कुछ है, इसका सोल्यूशन क्या है? बोले 300 फैमिली को हम निकाल नहीं सकते, जो भी आप निकालो इसका रास्ता। तो वो निकाला। दूसरा, आपको पता है जुहापुरा एक आइलैंड हो गया था, यानी जुहापुरा से आप जा सकते थे सीजी रोड पे, एसजी रोड, वो मोदी साहब ने खुलवाया। बोले नहीं ये कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं, हम बार बार जाते थे, मिलते थे। अंजुमन वाले मेरे पास आए एक बार कि भाई वो माइनॉरिटी का कोई मसला आया, तो बोला हाँ ये बिल्कुल। तो यानी कहने की बात ये है कि हमने एक बनाया, लोग शुरू किए, बस एक प्रोसेस, यानी ज़रूरी नहीं है कि 100 काम में से सब 100 हो जाएंगे, भाई 50 होंगे, 50 के बारे में उनके जहन में रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, सियासी लोगों को छोड़ दीजिए, जो सिविल सोसाइटी है मुसलमानों की, उनमें से एक तबका हमेशा होना चाहिए। देखिए आज कोई हुकूमत है, कल को कोई और होगी। ये प्रोसेस ऑफ डायलॉग और बातचीत करना ये हमेशा होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए। आप अपनी बात रखो। जिस ज़माने में वो यहाँ चीफ वो थे, तो मैं किसी और मिनिस्टर को जानता भी नहीं था। मेरा सियासी कोई रोल ही नहीं था। मेरा था टू बिल्ड ब्रिज, भाई ये गवर्नमेंट ऑफ द डे और कम्युनिटी। रही बात, क्योंकि ये जो आप कह रहे हो, हाँ मैं चांसलर बना तो वो मेरे शौक़ की चीज़ थी, और उसमें उन्होंने बड़ी मदद की। आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम सुना था आपने उससे पहले? भाई 2015 से पहले सुना था? मैंने खुद नहीं सुना था, मैं तो नहीं ले रहा था। मोदी साहब ने मुझे गले में हाथ डाल के कहा कि नहीं यार तुमको इसलिए मैं भेज रहा हूँ
कि तुम चेंज लाओ वहाँ। तो मैंने कहा सर वो चेंज तो बगैर आपकी मदद से नहीं हो सकता। तो बोले तुम मेरे से डायरेक्ट बात करोगे। तो मेरे टेन्योर में, अब आप कह रहे हो, मैं गया वहाँ पर, क्या आप मान सकते हो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, समझे? वो जब मैं तो गया तब पता चला 300 एकड़ में 11 कैंपस हैं, उसके 165 लर्निंग सेंटर हैं। आप मान सकते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीए और एमए के कोर्सेज रिकग्नाइज नहीं थे यूजीसी से तब तक 15 यस। आगे सुनिए, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में कि जिसको कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, एक ही यूनिवर्सिटी है जिसकी स्कूल भी है, आईटीआई भी है, पॉलिटेक्निक भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग जानते नहीं है, जानते ही नहीं थे बिल्कुल। मैं जब गया तो 40% सीटें भराती थी एक। तो पहले जाते ही ये जो पॉलिटेक्निक है, 2 पॉलिटेक्निक उनकी, एक दरभंगा बिहार में और एक पॉलिटेक्निक मैंगलोर में, जो AICTE से रजिस्टर्ड नहीं थी। अच्छा, अब आप सोचो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बच्चा रजिस्टर्ड नहीं थी, जो मामूली चीज़ें होती है जो थोड़ा एफर्ट करके उसको करने का होता है। मैंने जाते ही पहले वो कोर्सेज रिकग्नाइज करवाए, दोनों BA-MA के, AICTE की अप्रूवल करवाई। उसके बाद जितने उनके डिस्टेंस लर्निंग, एक अच्छा डिस्टेंस लर्निंग का बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड है, 165 लर्निंग सेंटर मैंने डिस्टेंस लर्निंग के जितने कोर्सेज थे सब उसको रिकग्नाइज करवा दिया। उसके बाद मैंने वहाँ, हाँ सबसे बड़ी बात, पैसे ही नहीं थे। 2015 में मेरे जाने के विद इन 6-7 मंथ्स मोदी की सरकार ने 245 करोड़ रुपए दिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को। उसके पहले पैसा नहीं था। पैसे आए तो पता चला कि उसमें 120 करोड़ वो थे जो ड्यू थे 2012 से। तो देखिए, इस मुल्क में 70 साल से मुसलमानों को च्युइंगम दी जाती है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ थी, 2011 या 12 के बजट में यूपीए में उन्होंने मौलाना आज़ाद को यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी दी थी पहले, वो दी नहीं, 13 में वो बजट में थी। मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे पड़े, इम्प्लीमेंट उसको अपने 8 या 9 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। 2016 में वो तैयार हुई, 17 में हमने शुरू किया, बच्चे लिए 16 में, और पहले ही साल में 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, यूपीएस 2 आईएएस में और 1 बच्चा आईएएस में गया। हमने मेहनत की, मैंने वहाँ रिक्रूटमेंट का कोई नज़म नहीं था। और सबसे बड़ा काम, हाँ, मैंने उस ज़माने में वहाँ की अपने गवर्नमेंट को बोला कि देखो उर्दू जो है ये सिमट के रह गई है मदरसों में। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि हर मदरसा, हम आइडेंटिफाई करते हैं 200 मदरसे मुल्क के, वहाँ से जो बच्चा फारिग हो उसको हम यहाँ मौलाना आज़ाद में डायरेक्ट एडमिशन देंगे। हमने ब्रिज कोर्स बनाया और पहली बार 2015 में जो बच्चा मदरसे में से कभी जिसने 10वीं 12वीं नहीं दी थी उनको हमने लिया। 1 साल के ब्रिज कोर्स के बाद कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में गए, कुछ फार्मेसी में गए, कुछ इकोनॉमिक्स करके आज वो निकले, मौलाना भी है, इंजीनियर भी है, मौलाना भी है, फार्मासिस्ट। तो ये काम है असल करने के। देखिए बंगाल के अंदर अरे यार जो मुसलमानों ने यूनाइट बनाने, एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है। आप गुजरात का एक मुस्लिम चेहरा है, क्या आप भी सोचते हैं कि ऐसा इत्तेहाद कुछ होना नहीं हो चाहिए? सकता। एक मिनट, ये कांग्रेस से फायदा है, बीजेपी से फायदा, किसी से फायदा तो है नहीं। नहीं, मैं अभी बोलूं आपको जी। मैं ये समझता हूं कि जो सियासत वाला जो रास्ता है ना, अभी उसमें मुसलमानों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो, और मेरा 6 साल में जो अभी लास्ट 6 साल में हमारा हमने एक तालीम की ताकत, तालीम और तरबियत नाम का एक इनिशिएटिव किया जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम किए। 46 शहरों में प्रोग्राम किए हमने 6 साल में, पूरे मुल्क में। खाली साउथ में तमिलनाडु और इंडिविजुअली की है या गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा पीछे, क्योंकि बैंकर, हाँ बिल्कुल पीछे, और डायरेक्ट मुसलमानों को एडजस्ट करके। और जाहिर है बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं था। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जितने हमने प्रोग्राम किए, तो देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, वही मैं कहता हूँ कि देखो है ना, आप ईमानदारी और अमानतदारी से आपकी बात अगर रखोगे ना तो इंशाल्लाह असर होता है। मुसलमान इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं है, उनके वहाँ एक टिंकरिंग लैब करके एक बोलते हैं कि जिसमें वो है ना भाई, नॉर्मल जो लेबोरेटरी है आपकी साइंस की वो नहीं, उसके अलावा ये लोग 10 लाख रुपए पहले एक इक्विपमेंट लेने के लिए और 10 लाख 5 साल में 2-2 लाख रुपए देते हैं।
तुम कोई इक्विपमेंट लाओ और टिंकरिंग यानी उंगली करना, उसको खोलो बंद करो ये। तो मैंने 2 मुस्लिम इंस्टीट्यूट को दिलवाए। चेन्नई में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये जिसको क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो होता है, उसके अंदर उन्होंने नीति आयोग का वो है कि भाई तुम प्रोजेक्ट लेके आओ तो हम देते हैं, तो 3.5 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, आप बात रखो, अपना करो। तो मेरा ये है जो बात आपने पूछी कि देखिए मेरा तजुर्बा ये सब करने के बाद जो मैं घूमा, 46 शहरों में मेरा जाना हुआ, और एक बार नहीं, इसलिए कि जहाँ प्रोग्राम करेंगे तो आपको 2-3 बार जाना पड़ता है, वहाँ के लोगों से इख्तिलात होता है, मिलना होता है। तो मैं एक नतीजे पे पहुँच गया 2-3 साल से कि ये मैदान हमारा नहीं है। अभी बोलते हैं ना कई मरतबा यू हैव टू टेक अ बैक सीट। और सरेस वाला जैसे ऐसे कितने मुसलमान हैं जो बीजेपी से काम निकलवा सकते हैं, क्या आपको लगता है? बीजेपी से काम निकलवाना छोड़ दो, बीजेपी नहीं, मौजूदा सरकार से काम, मौजूदा सरकार से काम निकालना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमको अपनी बात को सरकार के सामने रखने की ज़रूरत है। उसके लिए ये मैंने कहा ना कि एक सिविल सोसाइटी का वो होना चाहिए। और मैंने देखा कि आप बात रखते हो ने, नॉट नेसेसरी के 100 में से 100 हो जाएंगे, 40 होंगे, उनके भी अपने एक वो होते हैं, लेकिन बात रखना ज़रूरी है। भाई आपको पता है आज़ादी की जो मूवमेंट है महात्मा गांधी के आने के बाद, और सरदार पटेल, उस ज़माने में तो जिन्ना साहब भी थे, जो क्यों एकदम चलवल आगे बढ़ी, क्योंकि ये सब इंग्लैंड पढ़ के आए थे, एजुकेटेड लोग थे, और ही नहीं इंग्लैंड जाके देख के आए थे कि यार यहाँ तो आज़ादी है। साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी का वो था, तो ये पढ़े लिखे लोग थे। तो अब जो कौम पढ़ी लिखी नहीं होती ना, तो वो फुटबॉल ही बनती रहेगी, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा तो ये तजुर्बा है कि कौम को अभी बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कहता अभी, बोलते हैं ना भाई, बोलते हैं प्रायोरिटी, भाई ये एक ABCD ये काम करने के हैं, तो अभी मैं सबसे ऊपर रखता हूँ एजुकेशन को बिल्कुल, कि कौम को अब है ना ज़बरदस्त एजुकेशन। और देखिए उसमें सरकार का सब कोई आपको तालीम, मुझे आप बताइए कि आपको तालीम याफ्ता होने के लिए कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है? बस इम्तिहान में बैठने के लिए आपको रोक सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने मेहनत की, तो देखिए थोड़ी मेहनत की तो उसके नतीजा आए। मैं हमेशा ये UPSC का मुझे ये लगता था कि यार ये मुसलमान 2.5% क्यों है। तो मैंने जो इसके माहिर हैं, जो लोग ये चलाते हैं, इसकी इदारे सारे ये चलाते हैं, उनसे मेरी सबसे बहुत लोगों से बात हुई, तो सबका कहना था कि मुसलमान इम्तिहान में ही नहीं बैठते। तुम इम्तिहान में ही नहीं बैठोगे तो कहाँ से आगे बढ़ते? तो बोले उन्होंने, हमने 2015 का निकाला, 2015 में 11,45,000 बच्चे बैठे थे, 2014-15 दोनों में बैठे थे UPSC की फर्स्ट उसमें, और टोटल 1069 सिलेक्ट हुए, और उसमें मुसलमान 30 थे या 29 थे। और पिछले 70 साल में कभी भी 28, 29, 30, 31। तो मैंने कहा यार मुसलमान कितने बैठे होंगे? तो अब हम ईमानदारी से बात करें, जब 11,45,000 बच्चे बैठे हैं, तो मुसलमान अगर 15% हैं, तो 2 लाख मुसलमान बच्चे होने चाहिए इम्तिहान में। तो मैंने ये इन सब से पूछा कि आप बताओ कि कितने मुसलमान बच्चे बैठे होंगे। किसी ने भी मुझे 10,000 से ज़्यादा नहीं बताया। तो अब आप बैठोगे ही नहीं, तो फिर हमने सोचा कि कुछ नहीं, हमको एक मूवमेंट चलानी कि भाई इम्तिहान में बैठो, IIT की एग्ज़ाम में बैठो, IIM की एग्ज़ाम में बैठो। और आज तो जितने जॉब्स हैं ना, आप देखो जितने भी गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, थ्रू एग्ज़ाम होते हैं, और हम बैठते ही नहीं है भाई। इवन ये पुलिस का जो बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर, वो भी एग्ज़ाम होती है, बैंकिंग, रिक्रूटमेंट, प्यून, सब कुछ एग्ज़ाम होती है, GPSC की एग्ज़ाम होती है, हम बैठते ही नहीं है। तो अगर अब बैठे क्यों नहीं? क्योंकि हर एग्ज़ाम में मिनिमम ग्रेजुएट है। अब हमारे ग्रेजुएट कितने हैं? शायद हमने 2015 में निकाला था कि 8 या 10% है मुसलमान ग्रेजुएट। तो आप ग्रेजुएट ही नहीं हो, तो आप एग्ज़ाम में कहाँ बैठोगे? हम उनको थोड़ा सपोर्ट करें। हमने मेहनत की, बहुत और लोगों ने मेहनत की 2015-14 से। उसका नतीजा ये हुआ, मेहनत जब की, बच्चे ज़्यादा इम्तिहान में बैठे। 2017 में जो 2.5% थे वो 4 हुए, 18 में 5 हुए, अभी ऑलमोस्ट 5% आ गया थोड़ी मेहनत के बाद। तो मैं लोगों को मैंने पूछा तो बोले कि सवाल ही नहीं पैदा होता डिस्क्रिमिनेशन का, बोले सवाल ही नहीं पैदा होता, बोले हमको तो ब्रिलियंट लोग चाहिए। तो ये है कि हमको तालीमी याफ्ता बनना पड़ेगा, ज़रूरी है ये। और मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो, अगर रोज़ गोश्त खाते हो ना तो बंद कर दो, लेकिन हफ्ते में बच्चों को ज़्यादा 3 टाइम खाते हो 2 टाइम खाओ,
बच्चों की पढ़ाई पर खर्च पढ़ाई के अलावा और हायर एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, जब कौम के अंदर, और ये इंस्टेंट इसका रिजल्ट नहीं नहीं देखोगे मिलेगा, सही आप। बात। ये शायद 15 या 20 साल आपको लगेंगे हमको ये, और वहाँ तक ठीक है, जिसको हुकूमत में आना है आने दो, कोई 19 और 20 का फ़र्क होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जो पूरे माहौल बने, हम भी बार बार ये बात को कहते हैं कि जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, और ख़ासकर मुसलमानों के जो हालात बने होते हैं, जो सूरत हाल है, वो कहीं ना कहीं मुसलमान ख़ुद उसके लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन दूसरी एक बात, ख़ास बात ये जो ज़फ़र भाई ने यहाँ पर बताई कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हमेशा से मुसलमानों को जो है वो फुटबॉल बना कर रखती है। और इसी के लिए जो है वो बेदारी लानी चाहिए, और बेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन से आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए अपने बच्चों को, जो बात ज़फ़र भाई ने कही बिल्कुल उस पर भी जो है वो गौर किया जाना चाहिए, लेकिन सरकारों को भी जो है वो इस पर गौर करना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।